हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। और हम लोगों ने स्टार्ट किया था फिनॉल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। दैट मीन्स कि किस तरीके से फिनॉल को बनाया जाता है, उसको बनाने की विधियाँ क्या क्या हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं फिनॉल। फिनॉल यानी C6H5OH, C6H5OH, यही हमारा फिनॉल। मेनली अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे OH। ठीक है। अब अगर हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे बात करें, मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी बनाने की विधि, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि हम लोग क्या लेंगे, बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं और वहाँ से बनाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहला तरीका हमारे पास था ये कि एक बेंजीन है, इस बेंजीन से क्या एडेड है, सल्फ्यूरिक एसिड एडेड है, यानी SO3H। और SO3H को अगर हम क्या करें, यहाँ से H2O के बेसिस पे या सीधा सीधा बोलो तो H2O के उपस्थिति में अगर हम लोग क्या करा रहे हैं, रिएक्ट करा रहे हैं बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड का H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो हमें जो आंसर मिलेगा, दैट मीन्स जो हमें प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा क्या, फिनॉल। और इसके साथ साथ H2SO4 क्या हो जाएगा, बाहर। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे SO3H ना लेके, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, अभी फटाफट बार बार फिनॉल बनाऊंगा तो फिर दिक्कत होगी, इसलिए मैं क्या करूँगा, C6H5 लिख दूंगा, C6H5, और इसकी जगह पे जो भी स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन कर दूंगा। दैट मीन्स जो एडिशनल चीज़ें हैं। ठीक है। ऐसा भी करते हुए नजर आएंगे हम लोग, ताकि थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ सकें। तो SO3 यहाँ पे Na ले लिया। अब हम ये जब कराएंगे तो किसके उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में कराएंगे, तो भी हमको क्या मिल जाएगा, तो भी हमको अल्कोहल मिल जाएगा। दैट मीन्स हमको मिल जाएगा फिनॉल मिल जाएगा, C6H5OH मिल जाएगा और Na2SO3 बन के तैयार। ठीक है। तो ये पहला, ये दूसरा, दो तरीके हैं यहाँ से अल्कोहल बनाने के। बेंजीन लो और बेंजीन के साथ लगा हुआ है कौन सा, तो सल्फ्यूरिक एसिड लगा हुआ है, मतलब मेनली सल्फ्यूरिक एसिड है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे H है तो उस H की जगह पे आया हुआ है, तो इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बेंजीन के साथ लगा हुआ है, H2O से रिएक्ट कराओगे तो बन जाएगा तुम्हारा फिनॉल, और साथ में क्या मिल जाएगा, साथ में तुमको H2SO4 मिलेगा। समझ में आ रही बात। ठीक। ऐसे ही फिर अगर मान लो, सपोज कर लो कि मैंने यहाँ पे SO3H की जगह पे SO3Na ले लिया। ठीक है। मतलब बेंजीन है और बेंजीन से क्या जुड़ा हुआ है, तो सोडियम सल्फेट जुड़ा हुआ है, सीधा मतलब समझो, सोडियम सल्फेट जुड़ा हुआ है, और हम उसको किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो हमारे सामने फिनॉल बनेगा और Na2SO3 मिल जाएगा। ठीक है। तो ये दूसरा तरीका। ऐसे ही सपोज कर लो तीसरा तरीका क्या होगा, तो तीसरा तरीका है हमारे पास कि हम लोग सैलिसाइक्लिक एसिड ले लें, सैलिसाइक्लिक एसिड, सैलिसाइक्लिक एसिड। अब सैलिसाइक्लिक एसिड क्या होता है, तो मेनली आप सभी लोग जानते हो कि अगर हमारे पास क्या हो, ऐसे OH लगा हो यहाँ पे और यहाँ पे COOH जुड़ा हो, ठीक है ना, COOH जुड़ा हो, तो हमको क्या करना है, सिंपल एक ही काम करना है कि NaOH की उपस्थिति में, यानी NaOH हो और कैल्शियम ऑक्साइड, इन दोनों की उपस्थिति में जब आप रिएक्ट कराओगे तो आपके सामने देखो, यहाँ पे क्या, ये फिनॉल है। ठीक है। सॉरी ये बेंजीन है, तो भूलिएगा मत। तो यहाँ पे जो सिर्फ और सिर्फ मिलेगा हमको, वो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, ये सिर्फ और सिर्फ हमको अल्कोहल देगा, सिर्फ और सिर्फ हमको क्या देगा, अल्कोहल। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, इसी को हम लोग सैलिसाइक्लिक एसिड बोलते हैं। यही है क्या आपका सैलिसाइक्लिक एसिड। सैलिसाइक्लिक एसिड किसको कहते हैं, तो जब बेंजीन के साथ क्या हो, OH जुड़ा हो, और OH क्या बोलते हैं, OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा होता है, तो उसको सैलिसाइक्लिक एसिड बोलते हैं। और NaOH और COOH की उपस्थिति में हम लोग क्या बना के रख देते हैं, हम लोग मतलब क्या पाते हैं, तो हम लोग फिनॉल पाते हैं। तो ये तीसरा तरीका था। ऐसे आप यहाँ से चौथा तरीका लगाओ, चौथा है डाइजोनियम सॉल्ट से, डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट अगर हमारे सामने है तो उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं, फिनॉल बना सकते हैं। तो डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है मेनली, तो जानते ही हो आप, सब तो जानते ही हो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मान लेता हूँ कि फिनॉल लिया, छोटकू सा फिनॉल है, ठीक है, और यहाँ पे है N2Cl, ऐसे है, तो इसी को हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। यानी बेंजीन के साथ अगर क्या लग जाए,
ऐसे नाइट्रोजन क्लोराइड टाइप में लग जाए कोई कंपाउंड, यानी सीधा सीधा डाइजोनियम साल्ट का मतलब यहाँ पे ये समझना क्या है, नाइट्रोजन जब क्लोराइड या क्या बोलते हैं हैलाइड के साथ जुड़ जाता है तो डाइजोनियम साल्ट बनाता है, ठीक है। तो ये N2Cl है। अब आप जानते हो कि अगर हम यहाँ से रिएक्शन कराएं, दैट मीन्स इस N2Cl का रिएक्शन कराएं और हमारे सामने क्या है, H2O है, मतलब H2O की उपस्थिति में हम गर्म करें, सीधा सीधा मतलब समझो। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो ये ब्रेक करेगा, N2 पे कैसा चार्ज आएगा, N2 पे प्लस चार्ज आएगा और Cl पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस। अब मेनली यहाँ से क्या, यहाँ से देखो H2O है तो H2O भी ब्रेक डाउन होगा H प्लस और OH माइनस में। तो ये देखो इस Cl को कौन लेके फरार हो जाएगा, H प्लस लेके फरार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। सीधा सीधा देख लेना, पहले इन लोगों को हटा लो। ऐसे ही अब बचेगा N2 पे कैसा चार्ज होगा, प्लस चार्ज। तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड तोड़ देगा, तोड़ के ये फरार हो जाएगा, यानी ये नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड तोड़ेगा, अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेगा, खत्म। अब बचा क्या यहाँ पे बेचारे के पास कैसा, इस कार्बन के पास प्लस चार्ज बचेगा, क्योंकि इसका बॉन्ड कौन लेके फरार हो गया, नाइट्रोजन फरार हो चुका है। तो इस कंडीशन में कौन इसको सहारा देने के लिए आएगा, OH, और सहारा देगा और हमारे लिए फायदा है, तो क्या बन जाएगा, फिनॉल, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या OH आ जाएगा और OH का मतलब क्या बन गया, फिनॉल। तो किस तरीके से डाइजोनियम सॉल्ट के थ्रू बनाते हैं आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो आप इस चारों को क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि SO3H H2O के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बन गया। फिर इसी तरीके से यहाँ पे SO3H के जब पे Na आ गया तो NaOH के साथ रिएक्ट करा तो ये बन गया। और फिर देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ज़्यादा दिमाग दौड़ाया नहीं है, डायरेक्ट किया है, डायरेक्ट करने के बाद हमारे पास आंसर मिल चुका है। ऐसे यहाँ पे भी हम लोगों को ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, Na2 था तो Na2 अभी भी है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब अगला प्रोसेस देखेंगे। अगला प्रोसेस है क्यूमीन से बनाना, ठीक है ना। तो क्यूमीन से फिनॉल, क्यूमीन से फिनॉल बनाना है, ठीक है। अब क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनेगा, सबसे पहले क्यूमीन क्या होता है भैया, तो मेनली क्यूमीन आपको ऐसे नज़र आएगा कि मान लीजिए बेंजीन है और बेंजीन से क्या ऐड हो जाए, बेंजीन से ऐड हो जाए आइसोप्रोपाइल, ठीक है। बेंजीन से ऐड हो जाए आइसोप्रोपाइल, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और इसी को हम लोग क्यूमीन बोलते हैं, ठीक है ना। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन के साथ हमको क्या करना है, ऑक्सीजन को ऐड कराना है। इसमें हमको क्या ऐड कराना है, ऑक्सीजन। थोड़ा छोटा रखते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको ऑक्सीजन को ऐड कराना है, तो ऑक्सीजन ऐड कराऊंगा तो मेनली देखिएगा कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे है आपका बेंजीन, अब यहाँ पे क्या है, C है और इस C से कनेक्टेड है, ध्यान देंगे CH3, देखिए CH3 इधर भी, तो CH3 पे हम डायरेक्ट 2 लिख देते हैं, ठीक है। और ऊपर क्या होगा, ऊपर ये O2 ऐड होगा तो ये O, फिर इस O के साथ एक और O आएगा। देखिए अभी तक तो क्या थे, दोनों आपस में थे कनेक्टेड, लेकिन अब एक को कार्बन के साथ हो जाएगा तो एक ही इस वाले ऑक्सीजन के साथ बना पाएगा, और इस ऑक्सीजन के साथ ये जो हाइड्रोजन था ये ऐड हो जाएगा, तो कुछ ये बन जाएगा। अब क्या करूँगा मैं, मेनली यहाँ से हाइड्रोलाइसिस करूँगा, ठीक है। तो एक हाइड्रोलाइसिस करूँगा, हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर को यहाँ से निकाल दो या मेनली बॉन्ड ब्रेक कर दो। तो बॉन्ड ब्रेक करोगे तो क्या होगा, देखना ध्यान से, यहाँ पे देखना, यहाँ पे OH केवल बचेगा। मेनली होगा क्या, यहाँ पे होगा ये कि ये ऑक्सीजन इस वाले के साथ क्या बोलते हैं, ये वाला ऑक्सीजन इस वाले के साथ अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेगा और ये वाला बॉन्ड उठा के यहाँ पे डाल देगा। जब इस कार्बन को दे देगा तो ये कार्बन इसके साथ क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, और जब डबल बॉन्ड बनाएगा तो मजबूरन इसके साथ इसको इस वाले बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। मतलब ये ऑक्सीजन इसके साथ तोड़ेगा, तोड़ने के बाद इस कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, इस कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा, तो कार्बन ऑलरेडी 4 था लेकिन एक और आ गया तो 5 हो गया, तो मजबूरन ये कार्बन इसके साथ कनेक्शन तोड़ देगा। कनेक्शन तोड़ देगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा पूरा का पूरा ग्रुप, कुछ इस तरीके से कि C, मैं बगल में लिख दे रहा हूँ, प्लस C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और दोनों CH3, एक साइड इधर CH3, एक साइड इधर CH3। तो इस तरीके से ये वाला पूरा ग्रुप बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका फिनॉल। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका देखिएगा, दूसरा तरीका एक प्रोसेस के थ्रू आता है, इस प्रोसेस का नाम होता है रेस्टिंग प्रोसेस। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, रेस्टिंग प्रोसेस। तो नाम याद रख लीजिए, रेस्टिंग प्रोसेस, रेस्टिंग नहीं, रेस्टिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में होता क्या है, तो ये प्रोसेस बहुत आसान है, बहुत ईजी है।
मेनली इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बेंजीन लेना है। क्या करना है? बेंजीन लेना है। बेंजीन के साथ आपको HCl ले लेना है और उसके साथ साथ आपको हाफ O2 ले लेना है, मतलब ऑक्सीजन ले लेना है और HCl ले लेना है। अब आप क्या करोगे? अब आप अगर रिएक्शन करा रहे हो, यानी रिएक्ट होगा ये, तो रिएक्ट होने के बाद क्या बन जाएगा? रिएक्ट होने के बाद सीधी सीधी बात है, यहाँ पे आपको OH नज़र आएगा। क्या नज़र आएगा? OH। और इसके अलावा बाकी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये आपको नज़र आएगा। नहीं, एक सेकेंड रुकिएगा, सॉरी, यहाँ पे आपने HCl लिया है, ठीक, 1 मिनट रुकिएगा। रेस्टिक प्रोसेस में होता क्या है कि HCl और O2, मतलब HCl और ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके आप बेंजीन के साथ रिएक्शन कराते हो। तो जब आप बेंजीन के साथ रिएक्ट कराओगे तो एक्चुअल में OH कहाँ से बनेगा? एक्चुअल में यहाँ पे क्लोरीन बनता है, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या बन जाता है? क्लोरीन, ठीक है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन बन जाएगा। और क्लोरीन मतलब क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, एक्चुअल में क्लोरोबेंजीन बनेगा। अब आप कहोगे सर क्लोरोबेंजीन हमको क्यों बनाना है? अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे, और वो याद क्या रखेंगे कि यहाँ पे हम लोग आयरन क्लोराइड ले रहे हैं। आयरन क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड, आयरन क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड लेंगे और कितने डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे? 300 डिग्री सेल्सियस पे, 300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, ठीक है। तब जाके हमको क्या मिल जाएगा? क्लोरोबेंजीन। बेंजीन था, ये क्या है आपका? बेंजीन है। और बेंजीन के साथ हम लोगों ने किसका रिएक्शन कराया? HCl और ऑक्सीजन का। और किसकी उपस्थिति में? आयरन क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में। और कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा? 300 डिग्री सेल्सियस। तो क्लोरोबेंजीन मिल गया। अब इस क्लोरोबेंजीन को उठाएंगे, क्लोरोबेंजीन को उठाएंगे, ये रहा क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे है क्लोरोबेंजीन। और इसका हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? H2O के साथ। तो जब हम H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे, दैट मीन्स पानी लेके आएंगे, तो आपको भी पता है कि पानी के आते ही यहाँ से क्या मिलेगा? जैसे यहाँ पे देखिए, ये टूटेगा, यहाँ पे H+ और यहाँ पे OH-। तो क्या होगा? ये Cl पे ऑलरेडी आपको पता है कि ये सबसे पहला काम ये करेगा कि इस बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड लेके फरार हो जाएगा। और Cl पे कैसा चार्ज होगा? माइनस चार्ज। तो ये माइनस चार्ज लेके जब पहुँचेगा तो H इसके साथ मिल जाएगा और फिर न्यूट्रलाइज कर देगा, HCl बन जाएगा। और ये OH- इस कार्बन के दुख को दूर कर देगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा जब ये बॉन्ड तोड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये आपका क्या हो गया? फिनॉल, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग रेस्टिक प्रोसेस कहते हैं। तो रेस्टिक प्रोसेस मेनली 2 तरीके से, 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है। पहले हम बेंजीन पकड़े हैं, देखिएगा ये ज़्यादा कनेक्टेड हो गया है, इसलिए मैं पहले ही दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए अभी सही है, ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ HCl, फिर O2, और फिर किसकी उपस्थिति में? आयरन क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन बनेगा। क्लोरोबेंजीन का हम लोग रिएक्शन कराएंगे H2O के साथ, तो फिर क्या हमको मिल जाएगा? फिनॉल मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्लोरोबेंजीन के साथ अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं, एक और देख लीजिएगा मेनली, मैं यहीं पे थोड़े से स्टेप में दिखा दे रहा हूँ। ये रेस्टिक प्रोसेस तो इतना ही था, लेकिन क्लोरोबेंजीन का थोड़ा सा एक और देख लीजिएगा। सपोज करिए मेरे पास C6H5Cl है और हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? NaOH के साथ, ठीक है। मतलब NaOH एक्वस NaOH है, ठीक है, NaOH है। और कितने डिग्री सेल्सियस पे कराओगे? लगभग 300 डिग्री सेल्सियस पे कराओगे। तो होगा क्या यहाँ से कि ये Cl इस Na के साथ फरार हो जाएगा और बन जाएगा C6H5OH, यानी यहाँ पे भी फिनॉल बनेगा, ठीक है। तो ये क्लोरोबेंजीन है। और क्लोरोबेंजीन से इस तरीके से भी हम लोग क्या बना सकते हैं? इस तरीके से भी हम लोग फिनॉल बना सकते हैं, ठीक है। ये रेस्टिक प्रोसेस में क्या होगा? बेंजीन HCl O2, क्लोरोबेंजीन बनाओ, क्लोरोबेंजीन को पानी के साथ मिलाओ, उसके बाद फिर 300 क्या बोलते हैं, उसके बाद फिर तुमको क्या मिल जाएगा? फिनॉल मिल जाएगा। बस यहाँ पे याद रखना, आयरन क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में हम क्लोरोबेंजीन बनाएंगे। तो रेस्टिक प्रोसेस आपको समझ में आ गया। क्यूमीन से कैसे हम बनाएंगे फिनॉल, ये भी समझ में आ गया। नॉर्मली अगर हमारे सामने सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तब हम कैसे इस क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाएंगे, ये भी आपको समझ में आ गया। तो इसको आप नोट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस की ओर बढ़ेंगे। अब आगे देखेंगे तो हम लोग किससे बनाएंगे, मेनली ध्यान से समझेंगे। अब हम लोग ग्रिग्नार्ड रीएजेंट से हम लोग बनाएंगे। ग्रिग्नार्ड रीएजेंट से हम लोग क्या बना रहे होंगे? फिनॉल को बना रहे होंगे। तो मेनली अगर हम देखें तो C6H5 और यहाँ पे होगा MgX, ठीक है। और हम लोग क्या कराएंगे, इसमें ऑक्सीजन को ऐड कराएंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन को ऐड कराने से क्या होगा? C6H5 ऑक्सीजन आ जाएगा, फिर MgX। अब आप सबको पता है कि अगर हम H2O इसमें ऐड करा रहे हैं, किसको ऐड करा रहे हैं? H2O को। तो मेनली होगा क्या यहाँ से कि ये जो होगा ब्रेक होगा तो इस पे माइनस, इस पे प्लस चार्ज, और यहाँ पे H2O भी ब्रेक होगा। तो H2O ब्रेक होगा, एक तो H+ और दूसरा OH- होगा, OH-।
तो हमारा जो H प्लस है वो इसके साथ चला जाएगा और OH माइनस इसके साथ चला जाएगा। तो मेनली होगा क्या यहाँ पे C6H5 और O के साथ क्या आ जाएगा H, C6H5OH और इधर क्या हो जाएगा MgOHX, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे सामने। और आप ध्यान से देखिए तो यही क्या है आपका फिनॉल है। तो मेनली इस तरीके से भी हम लोग क्या करते हैं फिनॉल को बना लेते हैं। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। तो हम लोगों ने कई सारे तरीके देख लिए हैं फिनॉल को बनाने के लिए। सबसे पहला तरीका देखिए, इतना ही तरीके हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में, आपको इतने ही मिलेंगे। तो सबसे पहला तरीका हम लोगों ने देखा कि हमारे सामने क्या है, हमारे सामने है C6H5SO3H। यहाँ से हम लोगों ने फिनॉल बनाया। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने किया क्या, तो मेनली कुछ नहीं किया। यहाँ पे हम लोगों ने H2O को पकड़ा, H2O की उपस्थिति में बनाया। तो हमारे सामने बन चुका है, हमारे सामने बन गया C6H5OH और यहाँ से क्या निकल के आ गया था, यहाँ से H2SO4 निकला। इसी तरीके से जब हम लोगों ने C6H5SO3 Na ले लिया और किसकी उपस्थिति में कराया, NaOH की उपस्थिति में कराया। तो NaOH की उपस्थिति में कराया तो हमारे सामने आ गया C6H5OH और यहाँ पे आ गया Na2SO3। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जस्ट इसके पहले सैलिसाइक्लिक एसिड लिया था। सैलिसाइक्लिक एसिड मतलब हम लोगों ने लिया था C6H4OH COOH। ठीक है ना, ये था, क्योंकि 2 हाइड्रोजन निकलेंगे तभी तो ये दोनों ग्रुप ऐड होंगे। और हम लोगों ने जब रिएक्शन कराया तो रिएक्शन के बाद क्या हमको मिल गया भैया, रिएक्शन के बाद हमको मिला था C6H5OH यहाँ से मिल गया था हमको। फिर ऐसे ही 5वें नंबर पे आप देखोगे तो 5वें नंबर पे हम लोगों ने क्या बोलते हैं क्यूमिन का यूज किया था आई थिंक। तो क्यूमिन से हम लोगों ने बनाया था। क्यूमिन का मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या था C6 और H5 और क्यूमिन का मतलब क्या होता है आइसोप्रोपाइल था ना, तो C6H5 ही होगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारे सामने CH3 या ऐसे लिख लो CH और CH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये पूरा का पूरा था। इसके यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले ऑक्सीजन ऐड कराया। ऑक्सीजन ऐड कराने के बाद हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे सामने ऑक्सीजन का लिंकेज आ गया है, यानी पर ऑक्साइड का लिंकेज बना था, मतलब वो लिंक पूरा का पूरा बना था। फिर उसको हम लोगों ने तोड़ा और वहाँ से हम लोगों ने C6H5OH बना दिया था। ठीक है, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा, क्या बोलते हैं रेस्टिंग प्रोसेस में भी हम लोगों ने क्लोरोबेंजीन से बनाया था। ठीक है ना, तो क्लोरोबेंजीन यहाँ पे मैं डायरेक्ट डाल दे रहा हूँ। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है रेस्टिंग प्रोसेस, तो रेस्टिंग प्रोसेस से भी हम लोगों ने देख लिया। और फिर हम लोग 7वें नंबर पे आ चुके हैं और 7वें नंबर मतलब ग्रिग्नार्ड रीएजेंट के थ्रू भी हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से फिनॉल बनाते हैं। तो ये सभी प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या बना सकते हैं, फिनॉल बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सभी प्रोसेस याद भी हो जाएंगे आसानी से, और याद रखेंगे तो फिर बड़ा फ़ायदा है आपके लिए। फ़ायदा क्या है, जल्दी जल्दी चीज़ें आप एडजस्ट कर रहे हैं अपने माइंड में, यही तो एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लिया। अब क्या देखेंगे हम लोग, फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो चलिए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल की बात करते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टी मतलब फिनॉल पकड़ेंगे, इसका रिएक्शन कराएंगे अलग अलग कंपोनेंट्स के साथ, अलग अलग कंपाउंड के साथ, और देखेंगे कि क्या पैदा हो रहा है, यानी क्या क्या मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल देखते हैं। तो मेनली अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल की, तो कैसे करेंगे हम लोग, तो तन से करेंगे, मन से करेंगे और धन से करेंगे, जैसे हो सकता है उससे करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल, ठीक है। मेनली सबसे पहला तरीका है, क्या तरीका है ध्यान देंगे, हमारे सामने है फिनॉल, ठीक है। अब फिनॉल मतलब C6H5OH, डायरेक्ट ऐसे डालो, और इसका हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, इसका रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं सोडियम के साथ। तो सोडियम के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो मेनली सोडियम पे कैसा चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है। कैसा चार्ज आता है, प्लस चार्ज। और यहाँ पे देखोगे तो ये ब्रेक होगा एक माइनस और एक प्लस चार्ज में, है ना। C6H5OH किस फॉर्मेट में ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा।
देखो हम यहाँ पे एक्चुअल में कैसा ले रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक मान रहे हैं, क्योंकि फिनॉल के अंदर भी तो ये प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से समझो। तो एज अ न्यूक्लियोफिलिक लोगे तो ये कैसे टूटेगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिक अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मैं पहले बता दूँ, अदरवाइज तुम लोगों को तोड़ने में ही दिक्कत होगी। कई लोग कंफ्यूज होंगे कि नहीं सर पूरा OH निकल जाएगा, Na के साथ बना देगा NaOH। तो गलती से भी मत सोचना। न्यूक्लियोफिलिक में होता क्या है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। तो यहाँ पे ये कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक है, इसलिए हम लोग क्या यहाँ पे बोलेंगे कि भैया यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, H पे प्लस चार्ज। अभी Na किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, इसके साथ। तो क्या बन जाएगा C6H5 और यहाँ पे हो जाएगा NaO, है कि नहीं है, ये बन जाएगा। इसी तरीके से मेनली आप और कहीं भी देख सकते हो, कहाँ पे, जैसे मेनली यहाँ पे देखो, जब आप ऐसा करोगे मेटल के साथ कराओगे तो क्या यहाँ पे निकलेगा H2 गैस रिलीज होगी। ये हम लोगों ने अल्कोहल के केस में भी देखा था कि अल्कोहल है, अल्कोहल और उसका हम रिएक्शन करा रहे हैं Na के साथ, तो मेनली क्या बन जाएगा कि इस अल्कोहल में, जैसे मान लो हम लोगों ने क्या लिया, ROH लिया है और ROH के साथ हम लोग सोडियम का करा रहे हैं, तो हमारे सामने बन जाता है RONA, ठीक है ना, RONA, और H2 यहाँ से क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो सेम कहानी यहाँ पे फिनॉल के केस में भी बन रही है, ठीक है ना। सेम मतलब यहाँ भी क्या होगा, H2 निकलेगा। लेकिन अगर सपोज कर लो कि C6H5OH का हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं NaOH के साथ, तब क्या होगा, तब यहाँ पे टूटेगा बिल्कुल, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे देखो ये टूट जाएगा तो Na प्लस इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, C6H5 NaO और यहाँ पे H और OH मिलके क्या बना देगा, H2O। तो जब हम NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो H2O निकलेगा। जब हम इस Na के साथ सिंपल Na के साथ कराएंगे या किसी सीधी एक्टिव मेटल के साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा हमको, H2 निकले, मतलब मिलता हुआ नज़र आएगा। आई होप आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब यहीं पे एक तीसरी बात भी देख लो। तीसरी बात क्या कि मान लो हमारे सामने क्या है, ये तो दो बातें हो गई, तीसरी बात देख लो। C6H5OH है, हम लोगों ने इसका रिएक्शन किसके साथ करा दिया, PCl5 के साथ। देखो मैं फिनॉल का स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना, ऐसा ना हो कि तुमको समझ में ना आए, ठीक है। ध्यान से देखना, अब क्विक बोल देना कि भाई यहाँ पे दिक्कत है, क्योंकि मैं ज़्यादातर फोकस इधर कर रहा हूँ तो हो सकता है कि मैं ध्यान ना दूँ, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप बता दें, ठीक। अब देखो मेनली क्या होगा कि C6H5OH है और यहाँ पे क्या है, PCl5 है। तो होगा क्या कि ये C6H5OH कन्वर्ट हो जाएगा किस में, C6H5Cl में। यानी ये फिनॉल था, ये फिनॉल, और ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया ये, क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, इस बात को याद रखिए, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन गया। फिर आगे सीधा मतलब है, यहाँ से निकला होगा एक H, एक Cl को लेके फरार हो गया होगा, 100% HCl बनाएगा, इसमें तो कोई दो बात है ही नहीं। और उसके बाद क्या बचा है, P बचा है, ये O इसके पास आ जाएगा, एक क्लोरीन तो यहाँ पे चला गया, मतलब यहाँ पे आ गया, एक क्लोरीन H के साथ चला गया, 3 क्लोरीन बचे हैं, दैट मीन्स PuCl3, खत्म। तो ये बन गया हमारे सामने, ठीक है। आई बात समझ में, बिल्कुल, इसको साफ साफ लिख दो, तो ये क्लोरोबेंजीन, ठीक है, इसमें कोई दुविधा नहीं, वेरी गुड। अब अगला देखो, अगला हमारे पास है कि मैं फिनॉल ले रहा हूँ, यानी C6H5OH ले रहा हूँ और हम रिएक्शन करा रहे हैं Zn के साथ। तो Zn के साथ कराते हैं तो सीधा सीधा हमारे सामने जो रिजल्ट आता है वो एक बेंजीन का आता है। दैट मीन्स हमारे सामने बेंजीन केवल पैदा होता हुआ नजर आएगा, यानी ये जो OH है वो फरार हो जाएगा किसके साथ, जिंक के साथ, पूरा का पूरा OH निकल जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा OH निकल जाएगा। और ध्यान देना OH में भी मेनली क्या निकलेगा, तो पूरा H नहीं निकलेगा, ऐसे निकलेगा यहाँ पे ZnO और फिर H2, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड प्लस H2, ऐसा मत समझ लीजिए कि जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो ये चार बातें आप अभी के अभी माइंड में रख लीजिए, ये चारों केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। कि सोडियम के साथ कराऊंगा तो सीधा मतलब है H2 निकलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराऊंगा तो H2O निकलेगा। ऐसे ही अगर हम लोग PCl5 के साथ कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और फिर POCl3 और HCl बन जाएगा। जिंक के साथ कराऊंगा तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और H2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये चारों आप नोट करिए, फिर हम लोग अगले केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए आगे देखेंगे। चलिए आगे देखिएगा। तो मेनली अभी हम लोगों ने देखा, एक मैं थोड़ा सा अपना मिस्टेक चाहूँगा कि सही कर लूँ। तो जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि C6H5OH है, अभी जस्ट मेरे माइंड में आ रहा है कि हम बेंजीन बना दिए हैं और हमने ध्यान दिया ही नहीं, तो हम जिंक के साथ कर रहे हैं। तो जिंक के साथ जब हम रिएक्ट करेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, C6H6
मतलब बेंजीन बन जाएगा। अब बेंजीन बनने का मतलब क्या है कि ये H इसके साथ कनेक्टेड होगा ना, केवल और केवल ZN बाहर आया, मतलब O बाहर आया होगा, तो ZNO मतलब मेनली हमारे सामने H2 जैसा कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। वो गलती से मेरे माइंड में नहीं आया, मैंने सोचा कि H निकला है, मैंने क्विक जो रिस्पॉन्स होना चाहिए बस मैंने ध्यान दिया नहीं, क्विक रिस्पॉन्स पे काम कर रही है, तो ये मेरी मिस्टेक थी, तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। फिलहाल में आप समझिएगा कि जिंक केवल ऑक्सीजन के साथ जाएगा, बाकी H इसके साथ जुड़ जाएगा तभी तो बेंजीन बनेगा भैया। C6H6 होता है, हमारे पास केवल और केवल हाइड्रोजन 5 रहेंगे तो थोड़ी ना हो जाएगा बेंजीन। ठीक है, चलिए अब 5वें नंबर पे आते हैं। 5वें नंबर पे हम लोग देखेंगे हैलोजिनेशन, यानी फिनॉल पे फिनॉल के साथ हम लोग किसका रिएक्शन कराएंगे, हैलोजन का रिएक्शन कराएंगे। तो अगर हम फिनॉल के साथ हैलोजन का रिएक्शन कराएंगे तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजिनेशन। ठीक है ना, मेनली जरूरी नहीं कि यहाँ पे फिनॉल हो, किसी भी कंपाउंड में अगर हैलोजन के साथ मिक्सअप करा रहे हो तो हैलोजिनेशन कहलाता है। ठीक है, अब फिनॉल ले लिया C6H5OH, और मैंने क्या किया, किसी हैलोजन को लिया, तो हैलोजन जैसे कि मैंने Br2 ले लिया, Cl2 ले लिया, कुछ भी ले लिया। अब यहाँ पे 2 तरीके हैं, यहाँ पे कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो आप देखोगे कि भैया एक काम करता हूँ, मैं एरो से काम कराता हूँ, मतलब C6H5OH Br2 रिएक्शन हो रहा है तो 2 तरीके से होगा। कितने तरीके से, 2 तरीके से। देखो कैसे 2 तरीके। सबसे पहले मैं जो लूँगा कंपाउंड जिसकी उपस्थिति में कराऊंगा, तो वो सबसे पहला मेरे सामने होगा CCl4। दूसरा कंपाउंड जो होगा जिसकी उपस्थिति में कराऊंगा तो वो होगा H2O। अब CCl4 कैसा है, नॉन पोलर है। नॉन पोलर मतलब सर आप समझ रहे हैं, नॉन पोलर है, और जबकि ये H2O क्या है, ये पोलर है ना। यहाँ पे पार्शियल चार्जेस का फॉर्मेशन नहीं होगा, जबकि यहाँ पे पार्शियल चार्ज का फॉर्मेशन होगा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, पोलर, और इसको बोलेंगे नॉन पोलर। तो यदि नॉन पोलर है, यदि क्या है, नॉन पोलर है, ध्यान देना, नॉन पोलर समझ में आता है ना, बिल्कुल। तो नॉन पोलर है तो उस कंडीशन में जो हमारे सामने बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक बार Br यहाँ पे नजर आएगा, मतलब पैरा पोजिशन पे, एक बार मेटा पोजिशन पे, ध्यान देंगे, एक बार पैरा पोजीशन पे, एक बार मेटा पोजीशन पे, मतलब मेनली OH आपका लगा रहेगा। सॉरी, पहले तो यहाँ पे देखो OH लगा रहेगा, OH नहीं हिल रहा है, केवल और केवल Br उसके साथ कनेक्ट हो रहा है। तो Br 2 जगहों पे होगा, एक तो मेटा पे, एक बार पैरा पे। ठीक है, ज़्यादा जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, ये वाला, मतलब ये ज़्यादा बनेगा। दैट मीन्स इसको हम बोल सकते हैं कि मेजर यही बनेगा। जबकि यहाँ की बात कर लो तो C6H5OH है, Br अगर पोलर के कंडीशन में आ रहा है, यानी पोलर आ रहा है, या पोलर के सॉरी मैं बोलूँ तो पोलर, अगर हमारा पोलर की उपस्थिति में H2O पोलर है और पोलर की उपस्थिति में जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारे सामने जो रिएक्शन जो रिजल्टेंट मिलेगा वो कुछ ये बनेगा कि यहाँ पे OH तो रहेगा, Br यहाँ भी बनेगा, Br यहाँ भी बनेगा, Br यहाँ भी। दैट मीन्स पहले समझ लो, इसमें जब हम लोग नॉन पोलर ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऑर्थो, मैं मेटा बोल दिया हूँ, गलत है। ऑर्थो पोजीशन पे, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि बेंजीन, ये बेंजीन है, तो ये ऑर्थो होता है, ये मेटा होता है, ये पैरा होता है। तो इसमें ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन दोनों पे अलग अलग बन रहा है। जबकि जब हम एक पोलर लेंगे तो उस कंडीशन में हमारे सामने जो आएगा वो देखो, मैंने Br 3 लगा दिया तो आपके मन में चल रहा होगा कि इधर भी इधर। मैंने बस जस्ट आपको समझाने के लिए किया है कि Br आर्थो पे लगेगा, चाहे इधर लगे चाहे इधर लगे, और पैरा पे भी लगेगा। दैट मीन्स एक ही कंपाउंड में ऑर्थो और पैरा दोनों पे आएंगे, जबकि वहाँ पे अलग अलग आएंगे, और सबसे ज़्यादा पैरा वाला बनेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान देना, ये कौन सा है, ऑर्थो वाला, और ये कौन सा है, पैरा वाला। ठीक है, तो पैरा वाला ज़्यादा बनेगा, वही समझाना था मुझे। क्लियर है। कब, जब हम नॉन पोलर लेंगे, नॉन पोलर की उपस्थिति में कराएंगे तो ऑर्थो अलग, पैरा अलग। पोलर की उपस्थिति में कराएंगे तो ऑर्थो और पैरा सेम सेम बनेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ, अब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा दोनों एक साथ बनेंगे। क्लियर है, बिल्कुल। चलिए, अच्छी बात है। अब हम आगे देखेंगे, अगला देखेंगे हमारे पास 6ठे नंबर पे जो बात आती है वो आती है नाइट्रेशन। अगर मान लीजिए हम नाइट्रोजन, यही नाइट्रोजन को मिक्स करा रहे हैं, ठीक है ना, सीधा मतलब यही है। तो हम लोग क्या लेंगे, C6H5OH, और यहाँ पे भी 2 स्थितियाँ उत्पन्न होंगी, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे भी 2 स्थितियाँ उत्पन्न होंगी, इसलिए थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ मैं। C6H5OH है, और हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं डाइल्यूटेड HNO3, यहाँ पे डाइल्यूटेड करेंगे। एक काम करो, यहाँ भी एरो मारो, ऐसे एरो लो, तो डाइल्यूटेड HNO3 के साथ करा रहे हैं।
तो डाइल्यूटेड HNO3 के साथ करेंगे तो फिर वही सेम कहानी बनेगी जैसे वहाँ पे बनी थी कि भैया यहाँ पे OH बनेगा और यहाँ पे NO2, ठीक है, यहाँ पे NO2 बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे OH रहेगा और यहाँ पे N2 बन जाएगा, NO2, ठीक है। तो एक NO2 यहाँ पे, एक NO2 यहाँ पे, क्लियर है, बिल्कुल। उसी तरीके से अगर हम सपोज कर लीजिए कि कॉन्सेंट्रेटेड NO3 ले लें, यानी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लें, तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 अगर लेंगे तो वही सेम कहानी बनेगी कि यहाँ पे दोनों के दोनों लग जाएंगे, मतलब ऑर्थो और पैरा दोनों पे आ जाएंगे। यानी यहाँ पे बेंजीन ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे OH, और इस कंडीशन में NO2 पे आएगा, मतलब ऑर्थो पे भी आएगा और पैरा पे भी आएगा, ठीक है, ऑर्थो और पैरा दोनों पे आएगा। जैसे यहाँ पे कहानी थी ऐसे यहाँ पे भी होगी। यहाँ पे देखिएगा कि ये क्या है मेरा ऑर्थो, और जब हम नाइट्रेशन कराते हैं तो डाइल्यूटेड HNO3 लेते हैं तो उस कंडीशन में जैसे वहाँ पे पैरा वाला ज़्यादा बन रहा था, यहाँ पे कौन सा ऑर्थो वाला ज़्यादा बनेगा, तो मेजर हमारा ये होगा, ठीक है, ये याद रखेंगे। अच्छा, ये याद रखेंगे कि ऑर्थो और पैरा जब एक साथ बन रहे हैं तब इस कंडीशन में ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग पायरिक एसिड के नाम से जानते हैं। कौन सा? पायरिक एसिड, पायरिक एसिड के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। मिली पायरिक एसिड नहीं, तुम सही बता रहे हो, एक्चुअल में देखो यार पिक्रिक एसिड बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। पिक्रिक एसिड बोलते हैं, नॉट पायरिक एसिड बोलते हैं, याद दिलाने के लिए कि पायरिक एसिड नहीं है वो। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे की ओर देखते हैं। यहाँ पे नीचे कट गया था तो थोड़ा ध्यान दे देंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, देखिएगा, ठीक है। तो ये पिक्रिक एसिड है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे हम देखेंगे, अब हम देखेंगे सल्फोनेशन, सल्फोनेशन। तो अगला ये है हमारा, आई थिंक 5वां 6वां 7वां ऐसे समथिंग होगा, ठीक है। सल्फोनेशन पे देखते हैं। अब आप पॉइंट डाल लीजिएगा मेनली। सल्फोनेशन में हमको करना क्या है, हमारे पास क्या होगा C6H5OH, ठीक है। अच्छा, मैं एक बार पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला फिर से लिख दे रहा हूँ, आई थिंक मुझे लग रहा है कि नीचे जो कट गया था वो आप देख लेंगे। तो यहाँ पे OH, यहाँ पे NO2, यहाँ पे भी NO2, यानी ऑर्थो और पैरा दोनों पे आ जाता है, तो इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, पिक्रिक एसिड, ठीक है। ये पिक्रिक एसिड है, याद रखिएगा, ठीक है। अब C6H5OH है और हम लोग किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में करा रहे हैं, और यहाँ पे टेम्परेचर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया, H2SO4 लिया, और पहले हम 25 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो हमको इसका ऑर्थो पोजीशन प्राप्त होगा, दैट मीन्स यहाँ पे OH, यहाँ पे SO3H। जबकि अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करें, ठीक है ना, यहाँ पे बेंजीन है, ध्यान देंगे, अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे तब हमको पैरा वाला मिलेगा, ठीक है। तो ये मिलेगा हमको, ध्यान देंगे, है बात समझ में। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करोगे तो ये वाला, और 100 डिग्री सेल्सियस पे करोगे तो पैरा वाला। ये ऑर्थो वाला है और ये पैरा वाला है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये सल्फोनेशन हो गया, फिलहाल के लिए स्लाइड के लिए पहला है। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो एसिटाइलेशन आता है हमारे पास। एसिटाइलेशन भी यहीं पे देख लेते हैं, मतलब ले दे के बहुत आसान है सब कुछ, ज़्यादा दिमाग दौड़ाना नहीं है। तो एसिटाइलेशन, अब एसिटाइलेशन में क्या होगा, तो मेनली हमारे पास फिर से फिनॉल आएगा, ठीक है। फिनॉल मतलब C6H5OH, और रिएक्शन होगा किसके साथ, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH3, ठीक है। तो मेनली होगा क्या, फिर से वही कहानी, माइनस प्लस, और यहाँ पे भी ये वाला क्या कर लेगा, अपना तोड़ के निकाल लेगा। तोड़ के निकाल लेने से रिएक्शन में क्या मिलेगा हमको कि C6H5O पे माइनस चार्ज, प्लस H पे प्लस चार्ज, प्लस यहाँ पे Cl पे माइनस चार्ज, प्लस यहाँ पे देखोगे तो C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3, और इस पर कैसा चार्ज, प्लस चार्ज। तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये इसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा, बात खत्म। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, मिल जाएगा C6H5O, C डबल बॉन्ड O, CH3, और यहाँ पे बन जाएगा HCl, यहाँ पे बन जाएगा हमारे सामने HCl, क्लियर है।
तो एसिटाइलेशन में ये होता है, ठीक है। एसिटाइलेशन में आपको समझ में आता होगा, पहले भी हम लोगों ने देखा है कि मिक्स कराना होता है, ठीक है। देखो पहले भी आप देख चुके हो कौन सा ग्रुप आपको मिक्स कराना होता है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये ऐसे कोई ग्रुप आ गया, अगर इसको आप ऐड करा रहे हो किसी भी स्ट्रक्चर में तो उसको क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन। इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर ही देख लिया हुआ है, ठीक है ना। तो मेनली एसिटाइलेशन कैसे होता है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अच्छी बात है, इन दोनों को भी आप नोट करिए। फिर हम लोग अब कॉम्प्लेक्स वाले थोड़े थोड़े केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेते हैं, थोड़े थोड़े मतलब पूरा पढ़ेंगे लेकिन बारी बारी पढ़ेंगे। आई होप ये दोनों समझ में आ गया होगा, तो इसको पहले नोट करिए, फिर मैं मिटाऊँ फिर आगे बढ़ूँ। अब देखेंगे आगे, तो रीमर टीमैन रिएक्शन, ये एक अच्छा खासा रिएक्शन है, तो इसको बड़े अच्छे से देखेंगे। रीमर टीमैन रिएक्शन, इसमें क्या करना है, तो फिर से भाई फिनॉल लीजिए, ठीक है। फिनॉल, ये रहा फिनॉल, और फिनॉल को हम लोग दो तरीके से कराएंगे रिएक्शन। एक काम करते हैं, एक ही बार में ले लेते हैं। यहाँ पे OH और यहाँ से आप निकालिए एरो, ऐसे बारी बारी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग किसके किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं, CHCl3 के प्रेजेंस में कराएंगे रिएक्शन। तो CHCl3 के प्रेजेंस में यदि हम लोग कराएंगे रिएक्शन, तो जो हमको फॉर्मेट मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे कुछ ऐसे, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे OH, और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमारे साथ जुड़ जाएगा CHCl2, क्योंकि देखिए एक क्लोरीन है और ये आएगा किस पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे, तो मेटा पोजीशन के हाइड्रोजन के साथ ये क्या होगा, एक क्लोरीन निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, मतलब HCl तो निकल गया, फिर आप लोग क्या कराइए, इसी के साथ H2O मिक्स करा दीजिए, ठीक है ना। तो अगर आप H2O मिक्स कराते हैं, तो H2O मिक्स कराएंगे तो फिर क्या बनेगा, ध्यान देंगे, यहाँ पे OH रहेगा, और देखिएगा ये दो H और ये क्या करेगा, ये दोनों H इस दोनों Cl2 के साथ फरार हो जाएगा। देखिए यहाँ भी HCl निकला है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ भी HCl निकल गया और यहाँ भी HCl निकला है, तो HCl मतलब यहाँ पे कितना HCl निकल गया भैया, 2HCl निकल जाएगा, क्योंकि दो क्लोरीन दो हाइड्रोजन, 2 HCl निकल गया, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा CHO, यानी एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप। एक बात ये समझ लीजिएगा, दूसरी बात ये समझिएगा कि इसमें जो मैंने अभी जस्ट नहीं बताया उसको देखिए कि यहाँ पे फिनॉल का पोजीशन कहाँ पे है, इस पर्टिकुलर इस पॉइंट पे है, यानी सबसे ऊपर है, या इसको बोल सकते हो कि अपने आप में ये पैरा पे है, ठीक है ना। ये पैरा ही होगा अपने अपने हिसाब किताब से, इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा होगा ना, तो ये पैरा पे है। एक्चुअल में ये कहाँ चलाएगा, ये चलाएगा मेटा पे, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है। ध्यान देंगे, इस रिएक्शन की सबसे खास बात यह है कि पहली बार OH आपको अपने पोजीशन को चेंज करता हुआ नजर आएगा, ठीक। अब आप कहेंगे सर ये तो पहले वाले का हो गया, दूसरे वाले का क्या मतलब है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या ले लेंगे, CCl4 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, CCl4 लेंगे, और तब हम देखेंगे रिएक्शन कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे OH था, तो पुनः वही कहानी, OH अब उस पोजीशन पे नहीं रहेगा, OH यहाँ पे आ जाएगा, और फिर सबसे पहला काम तो ये होगा कि एक HCl गायब हो जाएगा, मतलब यहाँ का एक H गायब हो जाएगा एक Cl को लेके, तो क्या बन जाएगा, CCl3, ठीक है, CCl3 बना। फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग H2O ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, H2O, और H2O ऐड करेंगे तो इस बार क्या बन जाएगा, फिर से ध्यान देंगे, अगर हम लोगों ने H2O यहाँ पे ऐड किया तो इस बार हमारे सामने जो बनेगा वो कुछ और अच्छा बनेगा। यहाँ पे O ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे OH, और यहाँ पे बन जाएगा COOH। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये कहाँ से आया, एक्चुअल में आपने कितना ऐड किया होगा, H2O, तो 2 किया होगा, तो यहाँ से 2 ऑक्सीजन आया है और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, मतलब मेनली आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमारे पास कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन के बिहाफ पे हम काम करेंगे। तो अभी हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, 1 हाइड्रोजन और 2, मतलब ऐसे देख लो कि 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन इसके साथ आके कनेक्ट हो गए, 3 Cl को इन लोगों ने डिस्प्लेस कर दिया, ऐसा लो, कितना बचा यहाँ पे, हाइड्रोजन बचा है 3 हाइड्रोजन है, और ये तीनों क्लोरीन को लेके फरार हो गया। समझ में आ रहा है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 3 HCl गायब हुआ है। आई होप समझ में आ गया होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप जुड़ा है, जबकि यहाँ पे एल्डिहाइड वाला जुड़ गया है। ठीक है, एल्डिहाइड और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप जुड़ गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। रीमर टीमर रिएक्शन कैसे होगा, तो बहुत आसान है। CH Cl3 के अभी यहाँ पे लोगे, फिर उसके बाद H2O ऐड करा दो, फिर बन जाएगा एल्डिहाइड। और अगर CCl4 ले रहे हो तो फिर ये बनेगा, और फिर H2O ऐड कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। NCCl4 की कंडीशन में कार्बोक्सिलिक एसिड, और CHCl3 की कंडीशन में, सॉरी CH3Cl3 नहीं था, CHCl3 है ये गलत है, यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, माफ़ी चाहूँगा मैं, CHCl3 है। ठीक है, तो CHCl3 के कंडीशन में एल्डिहाइड और CCl4 के कंडीशन में कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस पूरे रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, रीमर टीमर रिएक्शन। ठीक है, चलो और भी हम लोग देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग ध्यान से देखेंगे एक और केमिकल प्रॉपर्टी फिनॉल की, कि भैया अगर हम फिनॉल ले रहे हैं, मिली हमने फिनॉल ले लिया, देखेंगे ये फिनॉल है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, और हम लोग इसका रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, तो हाइड्रोजन के साथ। और हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, लगभग 3 मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने लिए हैं। ठीक है, और किसकी उपस्थिति में, निकिल की उपस्थिति में 300 से 400 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे। तो हम ये देखेंगे कि ये जो बेंजीन है वो गायब हो जाएगा, बेंजीन गायब हो जाएगा। मतलब यार समझो, बेंजीन कैसे है, बेंजीन ऐसे है, इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। और ये जो हमारे सामने स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, समझ पा रहे हो। यानी 3 हाइड्रोजन ऐड कर दोगे बारी बारी, तो ये जितने भी सिंगल सिंगल बॉन्ड है वो क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। सीधा मतलब समझो, यहाँ पे कार्बन है ना, देखो ऐसे समझ लो, पूरा स्ट्रक्चर ही दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे C, फिर यहाँ पे C, फिर यहाँ पे C, और ऐसे ही यहाँ पे C, और यहाँ पे C, और यहाँ पे C। क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड। मेनली सभी के पास अगर देखा जाए बेंजीन के अंदर, तो यहाँ पे तो OH है, तो इसके पास कितना H होगा, तो 3, मतलब देखा जाए तो इसका तो कंप्लीट है। इसके पास एक H होगा, 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 इसके पास एक H होगा। हमने 3 हाइड्रोजन अलग से दे दिए। 3 हाइड्रोजन अलग से देने का मतलब, सपोज कर लो मैंने ये बॉन्ड तोड़ा, तो तोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, इसका तो देखा जाए तो इसके 3 ही हो रहे हैं, लेकिन आपने एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐड कर दिया तो इसका 4 हो गया। ऐसे ही 1 2 3 हो रहा है, तो इसको भी एक मिल गया, 4 हो गया इसका भी। ऐसे ही ध्यान से समझना, यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन है, अच्छा सॉरी 3 दूना 6 आपने दिया है, माफ़ी चाहूँगा, 6 हाइड्रोजन मिल रहे हैं। ठीक है ना, 6 हाइड्रोजन। ऐसे ही इसने भी बॉन्ड तोड़ा है तो 3 हुआ, तो एक इसको मिल गया। ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 हो रहा है, तो एक इसको मिल गया, एक इसको मिल गया। और मेनली ध्यान से देखो, तो इसका भी 3 हो रहा है, तो किसको मिल गया, तो टोटल 6 को मिल गया कि नहीं मिल गया। तो ये फिर क्या हो जाएंगे, सब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स ये फिनॉल था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, अब ये बन चुका है हेक्सेनोल, यानी सीधा सीधा बोल दो हेक्सेनॉल। इसको सीधा नाम दे दो ना, हेक्सेनॉल, वो डैश वैश हटाओ, हेक्सेनॉल क्या बन गया, हेक्सेनॉल। ठीक है, मेनली ये क्या था, मेनली ये हेक्स 1,3,5 अगर लिखोगे तो क्या होगा, अगर इसका नाम देखोगे तो क्या होगा, हेक्स 1,3,5 इन, फिर 1 पे ऑल, तो यही तो होगा। और इससे क्या किस में कन्वर्ट हो गया, नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। मेनली यहाँ पे हेक्स 1,1 फिर 3 और फिर 5 इन जगहों पे है। तो 1,3,5 1,3,5 पे क्या है, इन है, इन डबल बॉन्ड है, और फिर 1 पे क्या है, 1 पे OH लगा हुआ है, दैट मीन्स OL। तो हेक्स 1,3,5 इन 1 ऑल से ये क्या बन गया, हेक्सेनॉल। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। इसको आप याद कर लो, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, अब इसी तरीके से एक और देख लो, जिसको हम लोग नाम देते हैं कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन देख लेते हैं, इसको मैं यहीं से मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब कपलिंग रिएक्शन क्या होता है, मेनली हम लोग बेंजीन का डाईएजोनियम सॉल्ट लेंगे, मतलब हमारे सामने है बेंजीन,
बेंजीन के साथ हम लोगों ने रखा है N2Cl जो होता है, और इसके साथ साथ फिनॉल लिया, तो फिनॉल तो आएगा ही आएगा। तो मेरे लिए यहाँ पे एक काम करो ना, फिनॉल ले लो, OH फिनॉल ले लो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। अच्छा, कई लोगों के मन में एक कन्फ्यूज़न आना चाहिए, जैसे कि इनके मन में कन्फ्यूज़न आ रहा था कि हम लोगों ने अभी जस्ट इसके ऊपर एक रिएक्शन देखा था। रिएक्शन कौन सा था, अगर आपको याद हो तो अभी जस्ट हम लोगों ने पीछे एक रिएक्शन देखा था। किसका रिएक्शन देखा था, अभी जस्ट देखा गया है, याद आ रहा है आपको, नाइट्रेशन में। तो नाइट्रेशन के अंदर हम लोगों ने देखा था, नाइट्रेशन नहीं देखा था, सॉरी, एक रिएक्शन था, कौन सा था जी, अभी जस्ट तुम बता रहे थे, कौन सा, अच्छा, हाँ तो वही तो बोलो ना, अभी जस्ट तो बोला हूँ, तुम कह रहे हो नहीं। रीमर टीमन रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन में हम लोगों ने देखा था, ठीक है। चल मैं क्वेश्चन उसने जो बोला था वो मैं भूल गया हूँ अचानक से। तो रीमर टीमन रिएक्शन में हम लोगों ने देखा था कि ये OH इस पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। देखो यार, OH कहीं पे भी आए रहेगा फिनॉल, समझ पा रहे हो, OH कहीं पे भी आएगा फिनॉल ही रहेगा, उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगी। हम हमेशा काउंटिंग यहीं से करेंगे, 1 से ही करेंगे। तो इस चीज़ को आप कभी भूलिएगा मत, ठीक है ना, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक भैया। अब मैं जब बोल देता हूँ ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट फिलहाल में नहीं है। मेनली समझो, सबको पता है कि एक OH अगर बेंजीन से जुड़ा होगा तो क्या होगा, तो वो 100% क्या कहलाएगा, वो 100% हमारा फिनॉल ही कहलाएगा। अब लास्ट में ये देख लो, तो ज़्यादा कुछ इधर उधर बतिया देंगे तो फिर कन्फ्यूज़न आपके मन में क्रिएट हो जाएगा। तो मेनली हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने रिएक्शन करवाया किसके साथ, N2Cl के साथ, यानी ये डाइजोनियम सॉल्ट ले लिया बेंजीन का, और यहाँ पे फिनॉल ले लिया, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फिनॉल और ये क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। अब जब हमने रिएक्शन कराया तो रिएक्शन से हुआ क्या कि सबसे पहले ध्यान देना कि HCl निकल लिया, HCl क्या हो गया, निकल लिया। और ध्यान देना हमने यहाँ पे यूज किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड को, क्या लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। अब HCl यहाँ से निकलेगा तो HCl तो फरार हो जाएगा, यानी HCl निकल लिया। अब उसके बाद देखना क्या होगा, यहाँ पे HCl निकला कहाँ से, तो पहले ये समझ लेना, अगर मैं इसका फाइनल स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो फाइनल स्ट्रक्चर में तुमको ऐसे नजर आएगा। ऐसे मतलब कैसे, मतलब इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो तो ज़्यादा फील आएगा। हाँ अभी ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी बना लो, ऐसे, ठीक है। तो मेनली होगा क्या, जो OH था वो तो OH अभी भी लगा रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये जो N है और यहाँ वाला जो N है, मतलब यहाँ पे 2 N था तो ये दोनों N, एक N इस यहाँ पे आ जाएगा, एक N यहाँ पे, और दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। दैट मीन्स ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर जो है आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और इस जुड़ने के कारण इसको हम नाम देते हैं कपलिंग रिएक्शन। क्या नाम देते हैं, कपलिंग रिएक्शन, इसका नाम ही है कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। तो कपलिंग रिएक्शन कैसे हो रहा है आपको समझ में आ रहा है। चलिए मैं एक बार मैकेनिज्म इसका दिखा देता हूँ आपको। तो मेनली यहाँ पे देखो, इस वाले बेंजीन के अंदर से एक हाइड्रोजन निकल लिया, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ वाले पोजीशन से निकला तो यहाँ पे देखो क्लोरीन भी यहाँ से निकल लिया बॉन्ड तोड़ के, ठीक है ना, क्लोरीन निकल लिया। अब जब क्लोरीन निकल लिया तो ये नाइट्रोजन बेचारा बचा रह गया। अब ये हाइड्रोजन को लेके क्लोरीन तो फरार हो गया, तो नाइट्रोजन बेचारा अपने आप को क्या कर रहा है, अपने आप को वीक समझ रहा है, बिकॉज ये यहाँ पे अनस्टेबल है, और इस पॉइंट वाला कार्बन भी क्या है, अपने आप में अनस्टेबल है। तो इस नाइट्रोजन के मतलब यहाँ वाला नाइट्रोजन ने इस नाइट्रोजन ने फैसला किया कि हम क्या करते हैं, इसके साथ जुड़ जाते हैं। तो यहाँ के नाइट्रोजन ने इसके साथ अपना जुड़ाव रख लिया। मेनली आप सबको पता है कि नाइट्रोजन अगर अकेले रहता तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता, यहाँ पे कितना बॉन्ड बनाया है, डबल बॉन्ड बनाया। तो इसका सीधा कारण है कि एक बॉन्ड वो किसके साथ बनाया हुआ है, कार्बन के साथ बनाया हुआ है। देखो एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, और दूसरा वाला जो बॉन्ड है इस नाइट्रोजन ने, मतलब 2 बॉन्ड तो अपने साथी के साथ बनाया है, और दूसरे वाले नाइट्रोजन ने भी ऐसे ही किया, 2 बॉन्ड अपने साथी के साथ और 1 बॉन्ड उस बेंजीन के कार्बन के साथ। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा केमिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा फिनॉल का। हम लोगों ने देखिए इस स्लाइड का भी ये 2 है, तो इन दोनों को भी याद रखेंगे, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन और कपलिंग रिएक्शन। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब आप इस सभी को सेमराइज करिए, एक पेज पे पूरा फॉर्मेशन बनाइए, ठीक है ना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक पेज पे कर लीजिए फिनॉल का, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जितनी पढ़ी है उनको देख लीजिएगा। एक आध 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ और बची हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे, क्योंकि टाइम की कमी के कारण मैं क्लास को यहीं पे डन कर रहा हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। बस